अच्छा जनाब, आज की क्लास के जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो ये कि अब हम पिछले काफ़ी वीक्स से कई हफ्ते गुजर गए। हमने एल्गोरिथम से शुरू किया था और पाइथन प्रोग्रामिंग पे फिर एल्गोरिथम सूडो कोड से पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ आए थे और पिछले काफ़ी हफ्तों से हम पाइथन प्रोग्रामिंग ही कर रहे थे। और पिछली हमारी जो क्लास हुई है उसमें हमने टेक्स्ट फाइल्स को कवर किया है। टेक्स्ट फाइल्स रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं। और उसके साथ उससे पहले हमने किया था कलेक्शन डेटा टाइप्स, और कलेक्शन डेटा टाइप्स की फिर हमने एप्लीकेशंस के तौर पे कुछ मैट्रिक्स एप्लीकेशंस की थी। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं हम अब तक प्रोग्रामिंग पे ज़रा एम्फसाइज करते चले आ रहे थे। आज मैं कोशिश ये करूँगा कि अब हमें थ्योरी के टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट होना है, लेकिन हम ग्रेजुअली शिफ्ट होंगे। ये सिर्फ जो प्रैक्टिकल है उसको छोड़ना नहीं है। ये तो जो जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन ये सफिशेंट नहीं होती। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ हमने थ्योरी में प्रोग्रामिंग में किया था उससे उसके अलावा आप मज़ीद क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको अच्छा इसके अलावा वाई थ्योरी से भी पहले, बल्कि मुझे टॉपिक यहाँ पे लिखना चाहिए था कि जो हमने पहले जो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की है उसमें हमें आगे क्या चीज़ें डेवलप करके रखनी है। ये समझ लीजिए एक तरह का असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट अगर आपने नहीं किया तो आगे जो कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे होंगे उनको एक्सपेरिमेंट करने में हम थ्योरी के टॉपिक पढ़ रहे होंगे, लेकिन उन थ्योरी के टॉपिक्स को समझने के लिए और उसके एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए कि आप करके देख सकें कि ऐसा आपके जहन में जो सवाल आते हैं जो कि बड़े अच्छे सवाल होते हैं कि अगर हम ऐसे नहीं ऐसे कर लें तो क्या होगा, उन सारे कामों के लिए वो जो मैं आज आपको असाइनमेंट्स के तौर पे करने को दे रहा हूँ, जो आपने सबमिट तो नहीं करने, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको थ्योरी भी वीक रह जाएगी, और अगर आपने इसको कर लिया तो आपको थ्योरी भी स्ट्रांग हो जाएगी और प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी, दोनों चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हमने फंक्शंस पढ़ने शुरू किए थे तो उससे पहले हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट को यूज़ करते हुए एक मैट्रिक्स को इनपुट लिया था, और फिर मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हमने कोड लिखे थे। और वो कोड तो खैर आपके साथ शेयर भी हुए थे, क्लास की स्ट्रीम पे भी मैंने पोस्ट कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने खुद से डेवलप करने की कोशिश की होगी, और जहां आपको मुश्किल हुई होगी आपने उसकी मदद से जो पोस्टेड कोड है उसकी मदद से उसको समझने की कोशिश की होगी अपने प्रॉब्लम को। अच्छा, जब हमने फंक्शंस कवर करने शुरू किए थे तो हमने मैट्रिक्स इनपुट लेने का एक जो मैट्रिक्स इनपुट लेने का जो कोड था उसको हमने एज ए फंक्शन डेवलप किया था। और फिर हम देखा था कि फिर हमारा मेन प्रोग्राम जो बड़ा आसान हो गया था। हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इनपुट लेने के लिए पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, कोड हमने एक दफा लिखा हुआ था और उसको हमने अपने मेन प्रोग्राम में सिर्फ इतना से लिखा था कि ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स इनपुट ब्रैकेट ओपन क्लोज। बल्कि हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किया था, बल्कि उसमें हमने डायमेंशन दी थी कितने रोज और कितने कॉलम्स, और सिर्फ वो मेन प्रोग्राम में हमने एक लाइन लिखी थी, और उसके नतीजे में पूरे मैट्रिक्स इनपुट हो गए, ए के नाम से हमारे पास अवेलेबल हो गई थी। फिर हमने उससे अगली लाइन पे लिखा था बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स इनपुट, और तो उससे क्या हुआ था कि उसने और उसके वो दिए थे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसने क्या किया था कि वो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स उतने नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इनपुट लेके उसकी मैट्रिक्स क्रिएट करके हमारे पास रिटर्न की थी, जिसको हमने बी के नाम से अपने पास सेव कर लिया था। और इसके नीचे हमने कोड लिखा हुआ था जो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता था, जिसमें एक मैट्रिक्स का नाम ए होना जरूरी था और दूसरी का बी होना जरूरी था, क्योंकि अगर इसके नाम चेंज हो जाते तो नीचे वो जो कोड लिखा हुआ था, क्योंकि वो डिपेंडेंट था इन नामों पर, ए और बी पर, वो नहीं चल पाता। तब आपने ये करना है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वाला कोड है उसका भी आपने एक फंक्शन लिखना है, और फंक्शन इस तरह से लिखना है कि वो नामों पे डिपेंडेंट ना रहे। नामों पे डिपेंडेंट कैसे नहीं रहेगा कि जो जिस डेटा की उसको जरूरत है, आप बजाय इसके कि वो ग्लोबल वेरिएबल्स के जरिए आप उसको एक्सेस करें, आप उसको पैरामीटर के तौर पे पास कर दें और उसे अपने प्रोग्राम में रिसीव करके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। यानी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वाला कोड है उसमें आप
दो मैट्रिसेस पैरामीटर के तौर पे पास करवा लें जो आपके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में इस्तेमाल हो, उसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई होने के बाद जो उसका रिजल्ट है उसको रिटर्न कर दे। तो अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपका मेन प्रोग्राम सिर्फ इतना सा रह जाएगा कि a इज इक्वल टू मैट्रिक्स इनपुट और उसके आगे उसकी डायमेंशन दे दी, फिर b इज इक्वल टू मैट्रिक्स इनपुट, उसके आगे उसकी डायमेंशन दे दी, फिर आपने लिखा c इज इक्वल्स टू, और ये जो मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम है अगर आपने इसका नाम रख दिया MULTIPLY तो आपको सिर्फ इतना से लिखना पड़ेगा c इज इक्वल्स टू MULTIPLY और उसके ब्रैकेट में उन मैट्रिसेस के नाम लिखने होंगे जो आपने अभी इनपुट लिए हैं। आपका प्रोग्राम वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, ये तो है प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें ये बताऊं कि ये जो मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिसेस कोई एक ये तो हमें जब हम मैथमेटिक्स में जब मैट्रिसेस पढ़ते हैं ना तो उसमें रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें उसकी एप्लीकेशन ही बताई जाती है, इसलिए आज शायद ना समझ में आता, लेकिन आप देखें कि इसकी मैट्रिसेस की बेतहाशा एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। और मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक सिटीज की लिस्ट है, 4 सिटीज की लिस्ट है। उन 4 सिटीज की लिस्ट, इन 4 सिटीज से हर एक से किसी दूसरी जगह, फर्ज कीजिए फ्लाइट का डेटा मैं लेता हूँ कि सिटी 1 से सिटी 2 में फ्लाइट अवेलेबल है या नहीं है, तो सिटी 1 से, और उसका ड्यूरेशन कितना है, तो सिटी, और उसको मैं इस तरह से, ये मैट्रिक्स है मेरे, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, तो 4x4 की एक मैट्रिक्स होगी, इसमें नोट करूंगा। तो पहली रो का लेबल सिटी 1 है और पहले कॉलम का लेबल भी सिटी 1 है, दूसरी रो का लेबल सिटी 2 है, दूसरे कॉलम का लेबल भी सिटी 2 है। इस तरह से सिटी 1 2 3 4 रो के लेबल्स भी यही हैं, कॉलम के लेबल्स भी यही हैं। तो अब मैं यहाँ पर किसी सेल में, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल ले लेते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, तो ये सेल सिटी 2 और सिटी 3 के क्रॉस सेक्शन पे है। तो ये मेरी फ्रॉम सिटीज हैं और ये मेरी 2 सिटीज हैं। फ्रॉम सिटी 2 टू सिटी 3 कितना फ्लाइट का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 4 आवर्स। तो है तो ये अभी भी मैट्रिक्स, इसके अंदर इंटीजर्स ही हैं, लेकिन ये इंटीजर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और कहाँ की टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड करता है किस सेल में अपेयर हुए हैं। इस सेल में अपेयर हुए ये सिटी 1 और सिटी 3 का क्रॉस सेक्शन पे, इसका मतलब है कि सिटी 1 और सिटी 3 के दरमियान ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट को शो करते हैं। ये 6 जो है, 6 सिटी 3 और सिटी 4 के क्रॉस सेक्शन पे, इसका मतलब है ये सिटी 3 से सिटी 4 के टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ डायगोनल पे आपको 0 नजर आ रहा है, जाहिर है कि सिटी 1 से सिटी 1 पे तो फ्लाइट थोड़ी होगी, सिटी 1 में तो आप मौजूद हैं, तो सिटी 1 में फ्लाइट का क्या मकसद है। इसी तरह सिटी 2 पे, सिटी 2 के क्रॉस सेक्शन पे 0 है, 3 पे भी और 4 पे, तो डायगोनल पे तो सारे वैल्यूज 0 आ गए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स को एडमिट कर लिया, ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि है तो ये अभी भी मैट्रिक्स, लेकिन ये मैट्रिक्स अब इसके जो नंबर्स हैं इनके पीछे कोई मतलब है। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि मैट्रिसेस जो होती है ना, उनके उनके जो हमें सिर्फ नंबर्स या स्ट्रिंग्स या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी कुछ नजर आ रहा होता है ना, उसके पीछे उसके कोई मतलब होते हैं। तो अगर हम उसके मतलब को समझें तो हम बड़े इंटरेस्टिंग काम परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसके लिए हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज और चाहिए होती है। मसलन ये एक मैट्रिक्स है जो कहलाती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये बताती है कि सिटी 1 से सिटी, किन किन सिटीज में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। जैसे यहाँ पर देखें सिटी 0, ये तो सिटी 1 और सिटी 1 के क्रॉस सेक्शन में 0 क्यों, ये तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरी रो में देखें, सिटी 2 से सिटी 1 का टाइम ऑफ फ्लाइट 1 है, 2 से 2 पे ऑब्वियसली 0 है, 2 से 3 पे 4 है, लेकिन सिटी 2 से सिटी 4 की कोई डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 है। तो इस तरह से ये आमतौर पे ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल सेम होंगे, क्योंकि सिटी 2 से सिटी 3 पे जा रहे हैं या सिटी 3 से 2 पे जा रहे हैं, तो हम बात तो एक ही है। आमतौर पे टाइम ऑफ फ्लाइट कम और बेश सेम होता है, मामूली फ़र्क होता है, वैसे तो फ़र्क होता है लेकिन मामूली फ़र्क होता है। तो
anyhow, अब इसकी डिटेल मैंने नीचे वाले जो नंबर्स नहीं लिखे थे, मैं उनकी रीजन बता रहा था क्या सोच के नहीं लगे, लेकिन भाई बताते मुझे ख्याल है कि एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता। कराची से सिंगापुर का जो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट है, सिंगापुर से कराची का ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट उससे मुख्तलिफ है, ऑल्दो मामूली फ़र्क है, लेकिन बहरहाल फ़र्क है। खैर, तो ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कहलाती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। रीचेबिलिटी मैट्रिक्स हमें ये बताती है कि कहां से कहां जाना पॉसिबल है, यानी जैसे सिटी 2 से सिटी 4 नहीं जा सकते। ये जीरो हमें ये बता रहा है कि सिटी 2 से सिटी 4 की कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर इस मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर कर लूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूं, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी, उसमें भी कुछ जीरोज होंगे, कुछ एलिमेंट जीरो होंगे, कुछ नॉन जीरो होंगे। जीरो जो है वो यही बता रहे होंगे कि यहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, और नॉन जीरो नंबर ही बता रहे होंगे कि यहाँ जाना पॉसिबल है। तो अब हम ये कर रहे हैं कि अगर उसमें इसको अगर मैंने इसका स्क्वायर कर लिया ना, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो ये बताती है कि नॉन जीरो वैल्यू ये बताती है कि वन हॉप के साथ, यानी एक स्टॉप ओवर के साथ उस जगह जाना पॉसिबल है या नहीं। मतलब अगर मैं स्क्वायर करूं और स्क्वायर के बाद यहाँ पर एक नॉन जीरो नंबर आ जाए इस जगह पर, फर्ज कीजिए कि 3.5 आ गया मिसाल के तौर पे, तब इसका मतलब, और ये स्क्वायर करने के बाद आया, तो इसका मतलब होगा कि सिटी 2 से सिटी 4 डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन एक स्टॉप ओवर के साथ जा सकते हैं। अच्छा, ये मैं ओरिजिनल जो यहाँ पे ओरिजिनल जीरो लिखा हुआ था, मैं जीरो ही वापस कर रहा हूँ, और आपको ये एक चीज यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सिटी 2 से सिटी 4 नहीं जा सकते, लेकिन सिटी 2 से सिटी 1 तो जा सकते हैं। ये मैंने उसको हाईलाइट किया है, सिटी 2 से सिटी 1 तो जा सकते हैं ना। अगर मैं सिटी 1 चला जाऊं तो सिटी 1 से सिटी 4 जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक स्टॉप ओवर के साथ सिटी 2 से सिटी 1 पे स्टॉप ओवर करते हुए मैं सिटी 4 जा सकता हूँ। तो अब जो इसकी स्क्वायर में इसको जो इस मैट्रिक्स को जो अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, तो उस मैट्रिक्स के कंटेंट्स मुझे ये बता रहे होंगे कि एक स्टॉप ओवर के साथ कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। अगर मैं उसका क्यूब निकाल लूं, यानी उस स्क्वायर मैट्रिक्स को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तब वो ये बता रहा होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो ये बता रही होगी कि दो स्टॉप ओवर्स के साथ मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो इसके लिए ये वाला जो एल्गोरिथम है ना, ये वाटसल्स एल्गोरिथम कहलाता है। वाटसल एल्गोरिथम का जो एग्जैक्ट जो जो एल्गोरिथम है, कोड नहीं, एल्गोरिथम, वो मैं आज की क्लास के बाद जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, एक डॉक्यूमेंट जब शेयर करूंगा आज की क्लास के वीडियो के साथ, तो उसमें वाटसल्स एल्गोरिथम और उसके चंद उसको समझने के लिए चंद URLs भी मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके उसको फर्दर डिटेल पढ़ सकते हैं। अभी हमारा मकसद वाटसल एल्गोरिथम को समझना नहीं है। आज की क्लास का हमारा मकसद वाटसल एल्गोरिथम को समझना नहीं है कि वाटसल एल्गोरिथम क्या और कैसे काम करता है। जो समझने वाली बात इस वक्त जो मैं समझाने चाह रहा हूँ ये कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है, उसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम को हम यूज कर सकते हैं ये फाइंड करने के लिए, मसलन ट्रैवल एजेंसीज के लिए हम इस तरह का प्रोग्राम ये बना सकते हैं कि जिसमें अगर कोई कस्टमर आया, वो कहता है कि मुझे फ़लाँ शहर से फ़लाँ शहर जाना है, और आपने देखा कि वहाँ की फ़्लाइट कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो आप उसका वाटसन एल्गोरिथम अप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी, उससे आप ये देख सकते हैं कि जो कस्टमर जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ एक स्टॉप ओवर के साथ जाना पॉसिबल है या नहीं। अगर वो भी नहीं है तो आप अगेन उसको उसमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स थी उसको उसी मैट्रिक्स से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें। तब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वही बताएगी कि दो स्टॉप ओवर्स के साथ क्या वहां पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर दो स्टॉप ओवर के साथ भी नहीं पहुंचा जा सकता, तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर दें, तो वो ये पता चल जाएगा
तो ये पता चल जाएगा कि ऐसा वहां कितने स्टॉप ओवर्स के साथ उस जगह जाना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल तो उसी वक्त हो सकता है कि जब वहाँ कोई बाय बाय प्लेन जाना उसी वक्त इम्पॉसिबल हो सकता है जब कहीं कोई भी प्लेन वहां ना जाता हो, कि कहीं से भी वो वहां प्लेन ना जाता हो, या किसी ऐसी जगह से जाता हो जो खुद भी आइसोलेट, वो शहर भी आइसोलेटेड हो और जहां से जाता हो वो भी आइसोलेटेड हो। अदरवाइज तो आपको इसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये असल में बताना मकसद था कि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफ़ी नहीं था हमारे लिए, बल्कि उसके साथ अगर हम थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लें, जैसे वाटसन एल्गोरिथम पढ़ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी प्रॉब्लम उस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और एल्गोरिथम है प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम भी हमें इस वक्त प्रिम्स एल्गोरिथम को नहीं समझना, बल्कि समझने वाली बात यह है कि प्रिम्स एल्गोरिथम का अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़े ना, तो वो ये बताता है कि इससे आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताने से पहले मैं आपको ज़रा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ यहाँ पर हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हम एक समझ लीजिए सिटी को अगर मैं छोटे छोटे सर्कल से रिप्रेजेंट करूँ, उसके अंदर सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3 लिख दूँ, और जहाँ जिस शहर में जाना पॉसिबल है उसको मैं आर्क्स से ज्वाइन कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ, और उस आर्क के ऊपर ये लिख दूँ, आर्क का मतलब एक एरो या लाइन से ज्वाइन कर दूं, और उसके ऊपर ये नंबर लिख दूं जो जो इस मैट्रिक्स में सेव है। फॉर एग्जांपल, एक सिटी 1 होगा, एक सिटी 2 होगा, ये दो नोड्स होगी, इन दोनों दरमियान एक लाइन होगी, उस लाइन के ऊपर मैं लिख दूंगा 1। तो उसका मतलब ये होगा सिटी 1 से सिटी 2 जाया जा सकता है 1 घंटे में, और सिटी 2 से सिटी 3 के दरमियान भी एक आर्क, एरो या लाइन होगी, उसमें मैं लिख दूंगा 2। तो उसका मतलब होगा सिटी 1 से सिटी 3 भी जाया जा सकता है 2 घंटे में। बेटा, जो लोग जो वेट कर रहे हैं ना, उनसे कहिए कि वो अपने ओरिजिनल नाम से लॉग इन हो जाएं। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैथमेटिकली वो जो सिटीज़ हैं वो नोड्स कहलाएंगी, और वो जो लाइंस हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी की कनेक्टिविटी को शो कर रही हैं, वो आर्क्स कहलाएंगी। तो इससे जो मैथमेटिकल जो डायग्राम बनेगी उसको मैथमेटिकली ग्राफ कहा जाता है। और तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बताता है हमें कि ऐसा मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बताता है कि ऐसा कौन सा रूट हो सकता है, कौन सा पाथ हो सकता है। फर्ज कीजिए कि ये सिटीज जो है टाइम फ्लाइट से नहीं बल्कि रोड नेटवर्क से कनेक्ट होता है, और ये जो नंबर्स हैं मैट्रिक्स के, ये बताते हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक का ट्रेवल टाइम कितनी देर का है। तो अब जो इसका मिनिमम स्पेनिंग ट्री बनेगा वो ये बनेगा कि इन सारे शहरों को अगर मुझे विजिट करना हो, तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री मुझे ये बताएगा कि मैं किस शहर से किस शहर में किस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, और उस स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कहाँ जाऊँ पहले, फिर उसके बाद कहाँ जाऊँ, फिर उसके बाद वहाँ से कहाँ जाऊँ, किस तरतीब से मैं उन सारे शहरों को कवर करूँ कि मेरा टाइम मिनिमम लगे और सारे शहर कवर हो जाएं। तो ऐसा ये जो नोड्स का एक सेट होगा, नोड्स की जो सीक्वेंस होगी, जो हमें मिनिमम प्रिम्स एल्गोरिथम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्म करके देगा, वो ये बताएगा कि ये वो रूट है जिससे सारे शहर टच भी हो जाएंगे और इसका टाइम भी मिनिमम होगा। तो अगर तो वही वाला जो यही जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, छोटे छोटे मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, मैं भी उसकी एक और भी एग्जांपल लेता हूँ। ये छोटे छोटे मैट्रिक्स ऑपरेशन हैं जो अभी तक हमने किए थे, इन्हीं की मदद से हम ये जो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मुझे ये करना हो कि एक सिटी से यहाँ प्रिम्स एल्गोरिथम में तो सारे नोड्स को कनेक्ट करने वाला एक पाथ हमने फाइंड किया था, जिसका जिसका सम मिनिमम हो। अगर वो टाइम है तो इसका मतलब टाइम मिनिमम हो, अगर वो कॉस्ट वहां पे लिखी हो तो इसका मतलब कॉस्ट मिनिमम हो। तो प्रिम्स एल्गोरिथम वो
वो सेट ऑफ नोड्स हमें, वो सीक्वेंस ऑफ नोड्स हमें बताता है जो उन सारी नोड्स को आपस में कनेक्ट करती है, और लेकिन उसका जो सम है वो मिनिमम होता है। अच्छा जनाब, तो प्रिम्स एल्गोरिथम हमें नहीं पढ़ना था, मुझे बताना क्या था कि यही जो चीज़ें हमने अब तक डिस्कस प्रोग्रामिंग में की हुई है ना, उन्हीं की अगर हम थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लें ना, तो जो प्रैक्टिकल कुछ इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम ये थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम तो लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके हम उससे फ़ायदे क्या क्या हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें नहीं पता चलेंगी। तो इसलिए प्रोग्रामिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज वो चीज़ जो है ना, वो जो नॉलेज है वो बड़ी लिमिट, उससे आप बड़ा लिमिटेड काम कर सकते हैं। अच्छा, तो वार्सल एल्गोरिथम की मैंने आपको ये बताया कि है, तो ये सारे एल्गोरिथम, वार्सल है, जिक्स्ट्रा है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट मैट्रिक्स होती है। और हमने मैट्रिक्स के ऊपर जो हमने अब तक पढ़ा हुआ था उसकी मदद से और थोड़ी सी मज़ीद इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी मज़ीद स्टडी करके हम ये वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको चंद ऐसी इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊं कि मैट्रिक्स के ऊपर 3 ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। ये नोट्स दोबारा बता दें, सही से समझ नहीं आया। नोड, इस एग्जांपल में ये जो सिटीज हैं ये नोड्स हैं, और एक सिटी से दूसरी सिटी तक का जो यहाँ पर डिस्टेंस शो हो रहा है, जैसे यहाँ पर सिटी 1 से सिटी 2 से सिटी 4 पे 0 है, उसका मतलब सिटी 4 और सिटी 2 के दरमियान कोई आर्क नहीं होगी, क्योंकि सिटी 2 से सिटी 4 जाना पॉसिबल ही नहीं है। यानी सिटी 2 और सिटी 4 आपस में एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ये मतलब है नोड्स का और आर्क्स का। अच्छा, इसकी मिसाल जो है ना, इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग। और मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की मैंने बात करनी थी, पहले बाद में करनी थी, लेकिन मैं वो पहले कर लेता हूँ जब यहाँ डिस्कशन आ गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो मैं अब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट है। और लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है, उस ऑपरेशन रिसर्च का हिस्सा है। और ऑपरेशन रिसर्च मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। तो मैथमेटिक्स का पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन पार्ट रिसर्च का पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। तब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी मदद से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हम किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जो बिजनेसेस की डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स की एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को हम लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसकी एक थोड़ी सी ये लीनियर अलजबरा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अगर मैथमेटिक्स में पढ़ना चाहें तो प्योर मैथमेटिक्स में लीनियर अलजबरा के अंडर में आपको ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस मिल जाएंगे। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ये है कि किसी मैट्रिक्स की रोज पे आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशन अलाउड हैं। तो वो ये है कि पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो है इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज। आप 1 को 3 कर दें, 3 को 1 की जगह पे ले जाएं, इंटरचेंज कर दें, ये एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। दूसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जिसकी बात कर रहा हूँ कि आप किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो विद अ कांस्टेंट नंबर। अच्छा, तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये है कि आप एक रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसी दूसरी रो का कांस्टेंट मल्टीपल। जैसे यहाँ पर तो आपने कांस्टेंट मल्टीपल निकाला था ना, ये भी एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ये है कि आप कांस्टेंट मल्टीपल को और किसी रो के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें।
अच्छा अब इन दो को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इंटरचेंज ऑफ टू रोज तो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल है उसको तो आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो विद कांस्टेंट नंबर, ये लेने, फर्ज कीजिए कि मैं ये जो ऊपर मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स में से मैं R1 ले लेता हूँ। ये इस R1 मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 4 आंसर आ गया, और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। और अगर मैं इसको 2.9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक ऑपरेशन ये है कि आप किसी मैट्रिक्स, किसी रो को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, और रो को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, तीसरा जो ऑपरेशन है उसको भी आप समझ लें कि इसका मतलब ये है कि आप एक रो के एलिमेंट्स में से किसी दूसरी रो का कांस्टेंट मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दें। मसलन अगर R1 ये मैट्रिक्स है 0, 1, 2 और 5, और मैं ऑपरेशन ये परफॉर्म करना हो मुझे R1 माइनस 3.5 R2, यानी R1 को मुझे रिप्लेस करना है, और उसकी अपडेटेड वैल्यूज क्या होंगी कि R1 के एलिमेंट में से 3.5 मल्टीप्लाइड बाय R2 सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे उस रिजल्ट से मुझे R1 को रिप्लेस कर देना है। तब देखें R2 मैं ऊपर सेलेक्ट कराता हूँ, ये है R2 रो 1040, बल्कि मैं टाइप ही कर देता हूँ 1040 1040, ये है रो 2 R2। इसको मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका रिजल्ट आएगा 3.5, 0, 14 और 0। तो ये R1 ये था, और 3.5 R2 ये आ गया। तो R1 माइनस 3.5 R2 ये बनेगा। क्या बनेगा कि 0 में से 3.5 माइनस करेंगे, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो रिजल्ट आई ये R1 की नई वैल्यूज हैं। तो तीसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसका ये मतलब होता है। अच्छा, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि इन सब के आपको प्रोग्रामिंग आती है। अब आप ये काम आप इन 2 दिनों में कर लीजिएगा, संडे और मंडे आपके पास मौजूद है। तो आप 3 फंक्शंस बना लें रोज को इंटरचेंज करने वाले। एक फंक्शन इंटरचेंज ऑफ टू रोज का, एक दूसरे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का, एक तीसरे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का। और इसका नाम ये जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है मैंने सजेस्टेड नाम लिखे हैं, आप इसका नाम RI RJ कर दें कि RI और RJ को इंटरचेंज कर दें, ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर दें, या उसका नाम आप इंटरचेंज रख लें। इसी तरह से जो दूसरा ऑपरेशन इसका नेम मैंने सजेस्ट किया, इसका नेम कांस्टेंट मल्टीपल रख लें, या कांस्टेंट RI कर लें कि ith रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। और इसका नाम भी कुछ रखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल RI माइनस कांस्टेंट RJ। तो ये सजेस्टेड नाम है, लेकिन बहरहाल नाम आप जो भी रखें, ये एक ऐसा फंक्शन वो बनाएंगे आप, फंक्शन बनाना है आपको जिसके 3 पैरामीटर्स होंगे। पहला मैट्रिक्स जिसकी रोज को इंटरचेंज करना है, फिर वो रो, फिर वो दो, उसके बाद वो 2 रोज के नंबर जिनको आपने इंटरचेंज करना है। जैसे अगर आपने 2 और 3 को इंटरचेंज करना है तो आप यहाँ पर रो नंबर I की जगह पे 2 और रो नंबर J की जगह पे 3 लिखेंगे। और ये रिटर्न क्या करे, वो जो इन दोनों रोज को इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको रिटर्न कर दे। यानी इंटरचेंज जो है वो एक मैट्रिक्स रिटर्न करेगा। एक इनपुट मैट्रिक्स जाएगी, उन दो और रो नंबर I और रो नंबर J जाएंगे, और इन दोनों रोज को इंटरचेंज करके और ये रिटर्न कर दे। दूसरा जो वो है फंक्शन है, उसमें एक मैट्रिक्स के किसी एक रो को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए पैरामीटर्स क्या जाएंगे, मैट्रिक्स, रो नंबर और कांस्टेंट मल्टीप्लायर। और ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उस पूरी मैट्रिक्स को रिटर्न कर दे।
और ये तीसरा जो फंक्शन है ये क्या करेगा कि मैट्रिक्स इसमें इनपुट जाएगा और वो रो नंबर जाएगा जिसको चेंज होना है। उसके बाद कांस्टेंट मल्टीप्लायर के तौर पे हम कांस्टेंट मल्टीप्लायर यानी जिस वैल्यू से हमें दूसरी मैट्रिक्स रो को मल्टीप्लाई करना वो नंबर जाएगा और उसके बाद वो रो नंबर जाएगा जिसको हमें उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और वो क्या करे, ये जो तीसरा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है ये परफॉर्म करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको रिटर्न कर दे। तो ये 3 छोटे छोटे प्रोग्राम्स, और उससे पहले वाले जो मैंने आपसे कहा था कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइल से रीड कर ले, क्योंकि हमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना उनको बार बार एंटर करना होगा, तो बजाय इसके कि हम हर बार उसको मैनुअली एंटर करें, उसमें गलती हो जाए तो फिर दोबारा से एंटर करें, उसको हम फाइल में लिख देंगे एक दफ़ा देखभाल के सोच समझ के बिल्कुल सही करके, फिर हर दफ़ा हम उस मैट्रिक्स को लोड कर अब फंक्शन की मदद से उसको रीड करके उसकी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया करेंगे और फिर हम ये एलिमेंट्स करेंगे। अच्छा, ये जो मैं आपसे करवा रहा हूँ ना, ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे मैं आपको जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ उसमें उसकी उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अपने प्रोग्राम में बहुत छोटे छोटे स्टेप से, ये फंक्शन आपके पास बने हुए होंगे, आपको फंक्शंस के बारे में नहीं सोचना होगा कि उसको कैसे बनाना है, आपको सिर्फ ये सोचना होगा कि उन फंक्शंस को मैं कॉल किस तरतीब से करूं और ताकि आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव हो जाए। यानी बेसिकली हम लाइब्रेरीज कैसे बनाई जाती हैं और क्यों बनाई जाती हैं, उसके पीछे थीम क्या होता है, हम असल में उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। जो हम आज का जो काम है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लैब से थ्योरी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ थ्योरी नहीं कर रहे बल्कि वो थ्योरी असल में एप्लीकेबल थ्योरी है, उसका ताल्लुक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग से। तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे क्या, और अगर आपने ये वाले जो मैं असाइनमेंट करूँ ये नहीं किया तो फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम जो मैं आगे बताऊंगा उनको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगर आपने ये प्रोग्रामिंग हमारे लिए उन कामों को करना आसान कर देगी, तो आपको मैनुअली बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एल्गोरिथम में प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके आपको ये चीज़ पता वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकेंगे। एक अजान का मैसेज आया है, अजान का मैसेज। बेटा ये अजानें क्योंकि सब जगह एक वक्त में नहीं होती ना, मेरी तरफ अभी नहीं हुई मिसाल के तौर पे, तब मैं जब मेरे पास होगी तब मुझे रुकना चाहिए। तो जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो उस वक्त हम ये सबके हिसाब से ये वाला काम कर नहीं पाएंगे कि जिस जगह भी अजान हो रही है हम उसके हिसाब से फिर उसके लिए वेट करें। तो इसलिए अल्लाह ताला मेरी इस कोताही को माफ़ करें, और अपने तौर पे अच्छी बात है, इस चीज़ का ख्याल होना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे ये हमेशा याद रहे, जब भी इस पे अमल हो सके उस पे अमल ज़रूर कीजिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी हमेशा इस पे अमल करता रहूँ। अच्छा, अपलोड दिस एक्सेल शीट इन गूगल क्लासरूम। तो अगर आप चलें, कोई हर्ज नहीं, वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसके लिए आपको ये क्योंकि वीडियो तो अपलोड होगी ना, उसमें आपको ये चीज़ें नज़र तो आ रही होंगी। एनीहाउ आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको ये बता रहा था कि इसके ये जो हमने मैट्रिसेस वाले काम किए थे, ये पिछली क्लास से पहले वाले 2 सेशंस में हमने काम किया था, और जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने टेक्स्ट फाइल्स को रीड और राइट किया था, और उसकी रीड और राइट करना जो सीखा था, लेकिन वो जो रीड और टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट करना सीखा था उसकी एप्लीकेशंस क्या थी, उसकी एप्लीकेशंस के तौर पे मैंने आपको एक CSV फाइल के बारे में बताया। अच्छा, इसके लिए अलग नॉलेज क्या रिक्वायर्ड है, मुझे सिर्फ इस चीज की नॉलेज रिक्वायर्ड थी कि CSV फाइल्स जो हैं वो भी टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं और उनमें डेटा किस तरतीब से लिखा होता है, बस ये मुझे ये जानने की जरूरत थी। तो फिर मेरे लिए आसान हो गया ये बात करना कि मैं एक CSV फाइल को, जो बेसिकली एक एक्सेल शीट को रिप्रेजेंट करती है, एक्सेल शीट के जो रिजल्ट्स आए थे उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको मैं लोड करके एक वेब पेज के तौर पे उसको एक ऐसा कोड लिख दूं, पाइथन प्रोग्राम जो उस CSV फाइल को रीड करके उसका वेब पेज बना दे। जब वेब पेज भी हमने बिल्कुल सिंपल सीधा साधा सा बनाया था, इस पे अगर CSS अप्लाई करें तो बहुत अच्छे बड़े बड़े अच्छे नीटली फॉर्मेटेड टेबल्स जो है बन सकते हैं, बाउंड्रीज वगैरह के साथ और शेडिंग के साथ भी, इन सारी चीज़ों के साथ। तो अब मैं आपको अच्छा, उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो CSV फाइल्स होती हैं वो भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जो वेब पेजेस होते हैं वो भी प्योर टेक्स्ट वेब पेजेस होते हैं।
वेब पेजेस के अंदर HTML टैग्स लगे हुए होते हैं, तो थोड़े से अगर HTML टैग्स की हमें थोड़ी सी नो हाउ हो तो हम अपना वेब पेज खुद भी प्रोग्राम के थ्रू भी वेब पेज बना सकते हैं, जिसका डेमो हमने लास्ट क्लास में किया भी था। मैंने सारे HTML टैग्स नहीं डिस्कस किए थे, सिर्फ हम चंद HTML टैग्स डिस्कस किए थे जिसकी हमें उस एग्जांपल में जरूरत थी। अब मैंने आपको ये बताया था कि W3 स्कूल्स पे बड़ा अच्छा इसका ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल्स तो बहुत सारे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, HTML के, जावास्क्रिप्ट के, CSS के, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। वन ऑफ द गुड साइट्स इज W3 स्कूल्स, तो उससे आप अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी से, वो नीटली फॉर्मेटेड है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है, अच्छी तरह समझ में आ जाता है, वो आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। अच्छा, मैं अब आपको दो बातें और बताने जा रहा हूँ टेक्स्ट फाइल से मुताल्लिक। आपने जो लोग सर्फिंग वगैरह करते रहते हैं या टेक्नोलॉजी के बारे में बुक्स पढ़ते रहते हैं, प्रोग्रामिंग को खुद से देखते रहते हैं, उनके लिए जेसन का लफ्ज नया नहीं है। जेसन जेसन जो है एक, ये समझ लीजिए कि डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है, यानी डेटा को वेरिएबल और उसकी वैल्यू डिस्क्राइब करने का एक फॉर्मेट है जेसन। लेकिन जेसन फाइल्स भी प्योर टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। मैं भी आपको सैंपल दिखाता हूँ। जेसन फाइल मैंने दो चार एक उस पे पाइथन की स्क्रिप्ट फाइल में कॉपी की हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जेसन फाइल्स। तो जेसन फाइल्स भी प्योर टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, बस उसका एक खास फॉर्मेट में लिखी हुई होती हैं। जिस तरह से HTML फाइल्स भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, बस उनके साथ उनमें वो टैग्स के दरमियान कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं। इस तरह से XML है, तो XML भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, उनके साथ XML टैग्स में चीजें लिखी हुई होती हैं। मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, चंद सेकंड रह गए, हो सकता है यहाँ ना कर पाऊँ, तो जैसे हमारी क्लास दोबारा शुरू होगी फिर मैं जेसन स्विच करूंगा पाइथन स्क्रिप्ट पे, और वहां से फिर मैं आपको जेसन का डिस्क्रिप्शन बताना शुरू करूंगा। मेरा ख्याल है इट्स टाइम टू से गुड बाय, और मैं इसको बंद करके दोबारा फौरन ही दूसरी मीटिंग ज्वाइन